30 साल का मयंक पेशे से वॉचमैन है। वॉचमैन नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाता है तो उसको जगह जगह बाथरूम में खून के धब्बे मिलते हैं, खून के छींटे मिलते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात है। ये खून के छींटे कहाँ से आए हैं? मयंक जैसे ही नहाकर निकलता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है, सुधा, क्या बात है? ये जो बाथरूम के अंदर खून के धब्बे हैं वो क्या तुम्हारे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मयंक कुछ भी नहीं कहता है। वो ड्यूटी जाने लगता है कि सामने उसकी छुटकी बहन दिखती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि छुटकी के स्कर्ट खून से सने हुए थे। बस उसने अपनी बहन को देखा और ड्यूटी पे भी देरी हो रही थी, लेकिन जाते जाते वह बहन से बातचीत नहीं कर रहा था। पहली बार में लात मुंह से चलाने लगा। यह सब क्या है छुटकी? तू किसके साथ मुंह काला करा के आई है? बोल। छुटकी रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात क्या है। उससे उसका भाई क्या पूछ रहा है। छुटकी बस 12 साल की थी। मयंक ड्यूटी के लिए चला जाता है। आखिरकार बात क्या है? मैं पता लगा कर रहूंगा। मयंक अपनी पत्नी को फोन लगाता है और पूछता है, सुधा, जब तक मैं घर पे लौट कर आऊं तुम छुटकी से पूछ कर रखना आखिरकार बात क्या है। यह ब्लड क्यों आया था? क्या दिक्कत है? शाम होते ही मयंक ड्यूटी से घर लौट के आता है तो सुधा से पूछता है, सुधा, मामला क्या था? क्या बात है? सुधा मयंक को भड़काते हुए बोलती है, मुझे क्या पता, अपनी बहन से ही पूछ लो। तुम्हारी बहन का शायद किसी से चक्कर चल रहा है। मयंक ये बात सुनी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर अपनी बहन को मारना पीटना शुरू कर देता है। छोटा सा कमरा होता है, उस कमरे में छुटकी को मारा जा रहा था। छुटकी की चीख चार दीवारी के बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि वो डर रही थी। अगर बाहर आवाज जाएगी तो दूसरे लोगों को भी पता चलेगा और शायद उन्हें बुरा लगेगा कि आखिरकार बात क्या है। छुटकी चुपचाप सहती रही और भाई से मारपीट सहन करते करते घबराहट हो जाते हैं। दोनों भाई बहन पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन मयंक फिर से ड्यूटी के लिए बाथरूम जाता है। फिर से वह देखता है कि कपड़े पर ब्लड लगे हुए हैं। वो फिर समझ नहीं पा रहा था। छुटकी, तू जरूर कहीं मुंह काला करा कर आई है। ये होना नहीं चाहिए था। मयंक अपने सर को कॉल करता है। हेलो सर, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे छुट्टी चाहिए। मयंक को छुट्टी मिल जाती है और वो अपने बहन के पास जाता है। छुटकी, सच सच बता दे वरना अंजाम सही नहीं होगा तेरे लिए। छुटकी शांत रहती है। छुटकी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या सवाल कर रहा है, क्या पूछना चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। बोल, क्या कांड करके आई है कल मुही? बोल। पास में ही एक डंडा रखा हुआ था। मयंक डंडे से छुटकी को मारना शुरू कर दिया। वो रो भी नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ न उसकी माँ रहती है न ही उसके बाप रहते हैं। माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी और जब माँ मर चुकी थी तब पिता ने कहा, छुटकी बेटी, तुम भैया भाभी के साथ शहर चले जाओ, मैं यहीं गांव में रह लूंगा। ठीक है पिताजी। पिता यही सोचकर अपनी बेटी को भाई के पास भेजा था ताकि वो भाई के साथ और भाभी के साथ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। लेकिन भाई को यही अफसोस था कि मेरे साथ रहने के बावजूद भी छुटकी सुरक्षित नहीं रही। आखिर क्या बात हो सकती है? मयंक को गुस्सा आया और वो फिर पिटना शुरू कर दिया। मयंक लगातार छुटकी को मारता रहा। बोल छुटकी, किसके साथ मुंह काला करके आई है? बोल, बस मैं यही जानना चाहता हूँ। छुटकी कोई जवाब नहीं देती है। मयंक आग बबूला हो जाता है और वो चिमटे को गर्म करता है, छुटकी को जलाने लगता है। यदि तुम कुछ भी नहीं बोली तो इसी चिमटे से तुम्हारा जुबान निकालूंगा, समझी तुम? मयंक इतना निर्दयी हो गया कि अपनी बहन के शरीर के हर जगह उसे जलाने लगा। छुटकी बेहोश हो जाती है। उसका भाई और भाभी को लगता है कि छुटकी बेहोशी का नाटक कर रही है और फिर मयंक फिर से उसे दोबारा मारने लगता है। छुटकी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी।
उसके भैया और भाभी डर जाते हैं, कहीं ये मर न जाए। मयंक छुटकी को लेकर पास में उल्लासनगर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी बहन कैसे जल गई है। थोड़ा ही जली है, लेकिन आप इसका इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने छुटकी का नस चेक किया तो छुटकी का नस चलना बंद हो गया था। वो मर चुकी थी। इसकी तो डेथ हो गई है। वैसे तुम्हारे बहन के साथ हुआ क्या था? मैं बस यही जानना चाहता हूँ। क्यों? क्या तुम मेरे कोई ससुर हो जो मैं तुम्हें पूरी घटना बताऊं? नहीं नहीं, ससुर नहीं, मैं तो बस एक डॉक्टर के हैसियत से पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसके शरीर पर बहुत सारी चोटें और जलने के निशान है। डॉक्टर पुनीत जब सवाल करते हैं तो मयंक और सुधा कोई जवाब नहीं देते हैं। डॉक्टर पुनीत को शक होता है और डॉक्टर पुनीत पुलिस को कॉल करते हैं। हेलो सर, एक पेशेंट थी, अचानक ही मौत हो गई है। मौत का कुछ कारण लगता है मुझे, तो आप इसका पोस्टमार्टम कराइए। पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस अपना काम करती है और पता चलता है इसे 3 दिन से लगातार मारा जा रहा था। पुलिस मयंक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है तो मयंक सारी बात बताता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी ही बहन की जान ले ली। उस छोटी बच्ची को पीरियड्स आए थे और तुमने बिना सोचे समझे उसकी हत्या कर दी। और तुम तो एक औरत हो, औरत होकर भी ये हरकत की। हमें माफ कर दीजिए सर। हमें छोड़ दीजिए सर जी, मैंने कुछ नहीं किया है। आप मेरे पति को सजा दीजिए, ये सब उन्होंने ही किया है। चुप कर बहया औरत, तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तुमने ही मुझको भड़काया था और अब तुम मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रही है। ये ले। तूने मुझे मारा, ये ले। तभी पुलिस वाला कहता है, बस करो तुम लोग, क्या कर रहे हो? बहुत कर ली मारपीट, अब मेरी बारी। ये ले। अब तुम लोग सीधे जेल में जाओ और फांसी की सजा होगी, समझे? इस तरह से दोनों को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है।